देखिए, जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव मॉडल है उसकी स्टेजेस को मैं आपको रिवाइज करवा रहा था, जिसमें से दो स्टेजेस जो है हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल के अंदर दो फर्दर स्टेजेस थी, प्री कंसेप्चुअल एंड इंट्यूटिव। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल स्टेज के साथ। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा समय इससे जो मैशअप हो चुका, बहुत ज्यादा ये मिक्सअप हो चुका है, तो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। आपके पास रिवीजन है ही, क्लास आपने किया हुआ ही, तो कोई इशू नहीं रहेगा ऐसा। तो देखिए, दो स्टेज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली आपकी रहेगी कॉन्क्रीट एंड सेकंड रहेगी आपकी फॉर्मल। कॉन्क्रीट ऑपरेशन, हाँ आप लोग समझते ही हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बता ही रखा आप लोगों को, है ना। बताइए क्या, मूर्त, संक्रियात्मक संक्रियात्मक। और फॉर्मल क्या है आपकी, औपचारिक अवस्था। ठीक है। अब देखिए, मूर्त संक्रिया, मूर्त मतलब क्या होता है बताइए। कॉन्क्रीट मतलब जो आपके सामने कुछ हो, मूर्त मतलब जो दिखाई दे। शुद्ध हिंदी अगर बोले, मूर्त का मतलब क्या होता है, जो दिखाई दे। ठीक है, दिखाई क्या देता है बताओ, बताइए क्या दिखाई देगा, जो आपके तो सामने है वही तो देख ऑब्जेक्ट्स। पाओगे आप। बोलिए यस। भाई, अगर मैं आपसे कहता ऑब्जेक्ट। हूँ कि गोवा का वो बीच देखो, आप तो गोवा में हो ही नहीं, आप कैसे देख पाओगे, देख पाओगे। नो सर। आपसे हम कहते हैं कि हिमालय से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र देखो आप, या फिर भागीरथी देखो आप, गंगोत्री से निकलती हुई, आप देख पाओगे। आप नहीं देख सकते, आप वहां पर है ही नहीं। तो कॉन्क्रीट मतलब जिसको आप देख सकते हैं, तो जिसको आप देख सकते हैं उसी के बारे में आप सोचेंगे। ये एक फिलॉसफी भी है, आपने नाम सुना ही होगा, आइडियलिज्म के जो प्रोफाउंडर कहे जाते हैं, क्या नाम है बताओ, प्लूटो की, है ना। प्लूटो या प्लेटो, बताओ। प्लेटो। प्लेटो की, ठीक है। प्लेटो सर। हाँ, वो भी तो ये बात कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हमें दिखाई देता है, कहते नहीं कहते हैं। लो, यस सर। चलिए वो यस यस बात सर। तो सर। थोड़ा सा अलग हो जाएगी इससे। एक्चुअल में अगर आप फिलोसफी पढ़े होंगे तो कभी एरिस्टोटल और प्लेटो का आप कॉन्ट्रडिक्शन पढ़िएगा, है ना। एरिस्टोटल ये कह रहे हैं कि जो हमारे सामने है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने है तभी हम उसके बारे में सोच सकते हैं, राइट। और जबकि प्लेटो क्या कह रहे हैं कि जो हम सोचते हैं हम उसी तरह के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये ऐसी कुछ बातें वहां पर हैं। चलिए उसको हम यहाँ डिस्कस में नहीं लाते हैं। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में कुछ इसी तरीके से है, जो कुछ आपके सामने होगा उसको आप देखेंगे और उसी के बारे में आप सोच सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ की आपको पढ़नी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, वो वही है जो लैग कर रही थी कहां पर, इससे पहले स्टेज में, यानी इंट्यूटिव स्टेज में। क्या लैकिंग थी वहां पर इरिवर्सिबिलिटी था ना। हेलो, यस। यस सर। यहां पर रिवर्सिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। वहां पर यस। नॉन कंजर्वेशन था, यहां पर कंजर्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम थी इंट्यूटिव स्टेज में वो रिड्यूस हो जाएंगी, कहां पर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। पहले बच्चा रिलेशंस की जो रिवर्सिबिलिटी है उसको नहीं समझ पा रहा था, अब समझने लग गया है। पहले वो पानी और बर्फ को अलग अलग ऑब्जेक्ट समझ रहा था, हालांकि ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है ही, क्योंकि एक की स्टेट लिक्विड है, एक की आपकी क्या है, एक सॉलिड है। हाँ। बट वो ये समझ रहा है कि है चीज एक ही, बट वो स्टेट उसकी अलग अलग हो चुकी है, बस दैट्स इट। तो कंजर्वेबिलिटी में जहां बच्चा एक तरफ ये समझ ही नहीं पा रहा था कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर
जो 1 लीटर बॉटल में भरा हुआ था वही 5000 लीटर की जो टैंक है उसमें नेग्लिजिबल हो जा रहा है। बट अब कंक्रीट ऑपरेशन में वो इस बात को प्रॉपर्ली समझ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब उसके लॉजिक्स डेवलप होने शुरू हो गए हैं। तो डेवलपमेंट सर एक चीज ये पूछनी थी, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल में ये है कि एक चाइल्ड है, उसको ये पता है कि उसके घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, बट उसको ये नहीं पता है कि स्कूल से घर भी सेम उतना ही किलोमीटर है जितना वो घर से गया है स्कूल तक। तो ये भी क्या कंजर्वेटिव उसमें आएगा एग्जाम्पल? रिवर्सिबिलिटी में आ जाएगा ये रिवर्सिबिलिटी में आएगा, ओके। ठीक है, फ्रॉम स्कूल टू फ्रॉम होम टू स्कूल एंड देन स्कूल टू होम, स्कूल टू ठीक है, होम, हाँ, तो रिवर्सिबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है भाई, ओके। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यस। देखिएगा कि हाँ कंजर्वेबिलिटी के जो बेसिक सॉरी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके रिवर्सिबिलिटी एंड कंजर्वेबिलिटी होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस हम कह सकते हैं, देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अब बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक नहीं रहा है, ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। मतलब कि जो इससे पहले की स्टेज में जो प्रॉब्लम्स थी बच्चे के साथ, एनिमिज्म की प्रॉब्लम थी, ईगो सेंट्रिज्म की प्रॉब्लम थी, ट्रांसडिक्शन की प्रॉब्लम थी, कंजर्वेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, रिवर्सिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, ये 5 प्रॉब्लम्स जो थी ये रिड्यूस हो गई है। हम पहले कह रहे थे कि बच्चे में क्या है, ईगो सेंट्रिज्म है, अब हम कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में कि ईगो सेंट्रिज्म नहीं है। पहले हम कह रहे थे एनिमिज्म की प्रॉब्लम है, अब हम कहेंगे कि नहीं है प्रॉब्लम। पहले हम कह रहे थे बच्चे की थिंकिंग कैसी है, ट्रांसडक्टिव है, अब हम कहेंगे कि थिंकिंग कैसी है, ट्रांसडक्टिव नहीं है, लॉजिकल है। पहले हम कह रहे थे इरिवर्सिबिलिटी है, अब हम कहेंगे कि रिवर्सिबिलिटी है थिंकिंग में। पहले हम कहते थे कि नॉन कंजर्वेशनल थिंकिंग है, अब हम कहेंगे कंजर्वेशनल थिंकिंग है। तो 5 तो पॉइंट्स यही आपके आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। हेलो, यस यस। हाँ, और साथ ही साथ बच्चा जो है अब कॉम्प्लेक्स जो ऑपरेशंस होते हैं, जो बहुत जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, उनको समझने लगता है। क्यों समझने लगता है? क्योंकि अब वो यहाँ पर लॉजिक्स का कहीं ना कहीं यूज करने लगता है अपनी सोच में, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग यहाँ पर आपकी डेवलप होने लगती है बच्चे की। क्लियर है? हेलो। यस सर। एंड आगे बढ़ते हैं हम फॉर्मल स्टेज में। तो फॉर्मल स्टेज में कुछ देखो, यहाँ पर लॉजिक्स तो डेवलप हो गए बच्चे के, सॉरी मैं लिख नहीं पाया, मैं भूल गया लिखना, ठीक है ना। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई बच्चे की, बट ये लॉजिकल थिंकिंग क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर है ओनली। अभी फॉर्मल स्टेज में एक और एडवांसमेंट होगा इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त। अभी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है लगभग, यहां पर बच्चा सिर्फ जो ऑब्जेक्ट उसके सामने है जिनको देख सकता है उसी के बारे में सोच रहा है। बट अब फॉर्मल स्टेज में बच्चा उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी सोचना शुरू करता है जिसको वो देख नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल पोम पढ़ करके यानी कविताएं पढ़ करके ये इमेजिनेशन में चला जाता है, तो इमेजिनेटिव इसकी थिंकिंग हो जाती है। समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। यस सर। उसे बोलते हैं हाइपोथेटिकल, ठीक है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो जाती है इसकी। हाइपोथेटिकल मतलब परिकल्पनात्मक, हिंदी में लिखेंगे इसको आप क्या, परिकल्पनात्मक, ठीक है। परिकल्पनात्मक, परिकल्पनाएं क्या होती है बताइए, व्हाट इज हाइपोथेसिस? एक्चुअल में अगर हम हाइपोथेसिस को डिफाइन करें तो हाइपोथेसिस आर द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या तो खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर उस प्रॉब्लम को जानने वाले एक्सपर्ट के पास जाकर के उससे रिक्वेस्ट करते हैं सॉल्यूशन बताने के लिए। बोलो, यही कुछ होता है ना। यस सर। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप कैपेबल हैं, लॉजिक्स आपके पास हैं,
तो क्या पहला प्रयास आपका ये नहीं रहेगा कि मैं खुद से ट्राई करूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की? यस सर। और जब आप ऐसा करेंगे तो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट कुछ सॉल्यूशंस आप लॉजिकली अपने ब्रेन में डेवलप करेंगे। तो वो कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो आपने लॉजिकली डेवलप किए हैं, बट वो एक्चुअल सॉल्यूशन है या नहीं, इसकी आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसकी परीक्षण करना पड़ता है, राइट? यस सर। हाँ, तो सर इसीलिए हाँ बोलिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मतलब बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं एनिमल्स में। जैसे कई बार जैसे उनको बस इतना अगर बोल रखा है, मान लो कि हाँ एनिमल के 4 लेग्स होते हैं, एक टेल होते हैं, तो ऑलमोस्ट दे विल कंसिडर कि कोई भी एनिमल अगर उन्हें ऐसे दिख रहा है विद 4 लेग्स, 1 टेल एंड 1 हेड, तो वो उसको मतलब काव, मान लो उसको काव का बता रखा है कि काव हैज 4 लेग, 1 हेड, 1 टेल, तो वो उसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी वो काव काव ही कंसिडर करेगा। तो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एग्जाम्पल होगा ना सर? बेसिकली ये तो इंट्यूटिव का ही एग्जाम्पल। हाँ हेलो बोलिए। हाँ हाँ सर। अच्छा, ये इंट्यूटिव में आएगा। हाँ, ये फिर जब उसको प्रॉपर ये बताया कि हाँ काउ ईट्स ग्रास और उसके हम्म 2 हॉर्न्स होते हैं, और मतलब प्रॉपर उसको जब बताया कि उसकी ये फीचर्स होते हैं काउ के, हम्म देन वो डिफरेंशिएट कर सकता है काउ देन वो को आपका वहां के एनिमल कॉन्क्रीट से। ऑपरेशन में आएगा, क्योंकि अब वो लॉजिकली उसको डिफरेंशिएट कर पा रहा है ना। हाँ। ठीक है अच्छा मैम। अच्छा, ओके। हाँ ओके ओके। ठीक है। हाँ और पूछिए। हाँ, नहीं नहीं सर। सर ठीक है। और सर कोई क्वेश्चन? हाइपोथेटिकल बता दीजिए एक बार। जी मैम बोलिए। हाइपोथेटिकल एक बार और बता दीजिए। हाँ, मैं ये बता रहा था कि हाइपोथेटिकल मतलब आपका होता है, जैसे आप देख रहे हैं हिंदी में इसका नाम देखेंगे परिकल्पना। परि मतलब होता है चारों ओर, और कल्पना मतलब कल्पना आप जानते ही हैं, जो हम एक आइडिया लगाते हैं। ऐसे आइडियाज, ऐसी कल्पनाएं जो एक वास्ट ऑब्जर्वेशन के बाद, यकीन ऑब्जर्वेशन के बाद निकल करके आती हैं, उनको ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और इसीलिए हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब इसको समझिए आप। आपके सामने कोई बच्चा आया आपकी क्लास का, बहुत सैड है, ठीक है, लेकिन आप उससे पूछ नहीं सकते क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस करना सही लगता नहीं है, तो आप सोचने लगते हैं कि क्यों सैड हुआ करके। ये तो होता है, बोलिए हाँ या ना, एज अ टीचर। यस यस सर। सर। जो आप ये सोचने लगते हैं कि यार कि सैड क्यों है, तो उस समय आपके माइंड में कुछ 2-3 आंसर्स आते होंगे ना इसके, कि हो सकता है घर पे इसको मम्मी ने डांटा हो या पापा ने डांटा हो सकता है कि क्लास में किसी बच्चे ने कोई इससे मतलब परेशान करने की कोशिश की हो, या कोई सामान इसका छीन लिया हो। यही तो कुछ होता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। एक्चुअल में वो बच्चा परेशान क्यों है, सैड क्यों है, हमको नहीं पता, बट उसके सैड होने के पीछे के रीजंस हम खुद से सोचने लगते हैं। तो जब हम खुद से सोचने लगते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं ना, वो हम तुक्के में नहीं सोच रहे हैं, वो ट्रांसडक्टिव नहीं है। वो हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि बच्चा क्लास में तभी सैड होता है, या तो घर से डांट खा के आया हो, या उसके किसी दोस्त ने कोई चीज उससे छीन ली हो। ये तो होता है। यस हाँ, सर। तो एक्चुअल में हाइपोथेसिस क्या होती है आपकी, लॉजिकल, या कहें कि बिल्कुल विद द रीजनिंग टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। बट अभी उसको हम कंफर्म सॉल्यूशन नहीं मान सकते, क्योंकि हमने वेरीफाई नहीं किया है। फिर आप बच्चे से पूछते बेटा क्या हुआ, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, बच्चा बोलता है नहीं, तो आपका एक हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यस और नो। यस सर। सेकेंडली, आपने पूछा बच्चे से क्या किसी ने आपकी कोई चीज चोरी तो नहीं की, बच्चे ने बोला हाँ मेरे पास एक पेंसिल बॉक्स था वो नहीं मिल रहा, तो आपका सेकंड जो हाइपोथेसिस था वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों? आपने सोचा था ना ये कि बच्चे की कोई चीज छीन ली गई है या खो गई है, तभी तो बच्चा ना परेशान है। हेलो। ठीक है। यस सर। तो जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो किसी ना किसी बेस पर होती है, बेसलेस नहीं होती है, बट 100% वो ट्रू हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है ना। सर जैसे इसमें एक वो एग्जाम्पल वैसे कर सकते हैं क्या, जैसे
मान लो बच्चों को पता है कि स्विच बोर्ड में एक बटन पर्टिकुलर टच करने से मतलब वो क्या कहते हैं लाइट आ रही है, बट देन ही नोटिसेस कि मतलब जो किड है कि वो उसको अप साइड करने में मतलब प्रेस करने में ये बंद हो रहा है, या मतलब डाउन साइड प्रेस करने में ये ऑन हो रहा है, लाइट ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, नाउ ही कैन आइडेंटिफाई। ना ना, इसको हम हाइपोथेसिस में ले सकते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग नहीं हो पाएगी मैम ये हाइपोथेसिस में नहीं आएगी? अच्छा, ओके। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रायल एरर टाइप का कुछ हो जाता है। ओ, ओके 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 ठीक है। ओके। हाँ ठीक है, और पूछिए। तो अब फॉर्मल स्टेज में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो भी सुन लीजिएगा आप लोग। मैंने बताया आपको कि, और सबकी सब आपस में रिलेवेंट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे की, ठीक है, जिससे कि वो उसके सामने जो कुछ नहीं है उसके बारे में सोच पा रहा है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोचने लगता है, और जब बच्चा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सोचने लग रहा है तो बताइए उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होगा या नहीं होगा? यस सर। यस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी बच्चे का फॉर्मल स्टेज में डेवलप होने लगता है, बट यहां पर वो डेवलप तभी होगा जब बच्चे को खुद से सॉल्यूशंस करने दें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ा होगा एनसीएफ 2005 में, उसके बाद से टास्क ओरिएंटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कही जाती है। मतलब कि आप बच्चे को टास्क प्रोवाइड करिए, एक प्रॉब्लम दीजिए, और अब बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कुछ उससे हो सकता है वो करेगा, ठीक है। जिसको कभी प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू हम ट्राई करते हैं बच्चे में, कभी किसी मेथड के थ्रू करते हैं। एक्चुअली में टास्क ओरिएंटेड, ताकि जो टीचर है वो सिर्फ क्या कहे, एक फैसिलिटेटर की तरह रहे, है ना, लेक्चरर ना बने, ठीक है। क्लियर है? हेलो? यस सर। हाँ, बट वो होगा कब? जब बच्चा लगभग 11 वर्ष का हो जाए, और 11 साल का बच्चा जो है ऑलमोस्ट आपका वो क्लास 6 में रहता है, तो 6 क्लास के बाद ही हम ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने डिस्कस की आज जीन पियाजे की 4 स्टेजेस में। ऑलमोस्ट एक रिवीजन से ज्यादा मैंने पूरी क्लास ही कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आप टाइम लीजिए, घर पे उसको स्टडी करिए, और कोई अगर आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो उसको आप कल की क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से क्लास अभी यहाँ पर वाइंड अप करना चाहूंगा, और आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग यहाँ पूछ लीजिए, ठीक है।